होगा उसके निस्वार्थ प्रेम के लिए। धन्यवाद उन्हें जन्म मुस्कान। परमाराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये विशेष सत्र शुरू कर रहे हैं। बंधु और बहनों, आज का जो विशेष सत्र हमारा 2 दिवसीय प्राण ऊर्जा को कैसे प्रस्फुटित करे, प्राणिक हीलिंग के बारे में बात करेंगे। और ये प्राणिक हीलिंग के बारे में हमने इससे पहले भी कई बार सेशन लिए हुए हैं, और आज इस प्राणिक हीलिंग के बारे में और भी बहुत सी बातें जानेंगे। और एडवांस्ड प्राणिक हीलिंग पार्ट लेवल 2 जो हमारा मुख्य प्रशिक्षण का कार्यक्रम रहने वाला है, वो कल रहेगा। आज हम इसके कुछ और बातों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो 3 दिवसीय लेवल 1 का जो कार्यक्रम हुआ था, वो आपने निश्चित रूप से अटेंड किया होगा, तो उसके बारे में भी हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए वैशाली जी शाह हमारे साथ जुड़ चुकी है। गुजरात से वैशाली जी हमारे साथ जुड़ी है। गुजरात वैशाली जी से हम भली भांति परिचित है, और एक बहुत ही अच्छी प्राणिक हीलिंग एक्सपर्ट मानी जाती है। प्राणिक हीलिंग इनका मेन जो सब्जेक्ट है, इसी पे इनकी ज़्यादा रिसर्च है और ज़्यादा प्रयोग भी करवाती है। और कैसे करें इसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, आप अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे। वीडियो सबके ऑन रहने चाहिए। यस, सबके वीडियो ऑन, सबके स्माइलिंग फेस दिखने चाहिए। यस, मैं गैलरी व्यू ले रहा हूँ। काफी भाई बहनों के वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन कर लीजिए। और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आरम के साथ वैशाली जी का वेलकम, स्वागत करेंगे। वैशाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। ओम राम, जय जिनेन्द्र और हरिओम जय आप जिनेन्द्र। सबको। आप सबकी तरफ से मैं फिर से एक बार वेलकम करती हूँ आज प्राणिक हीलिंग के इस सत्र में। सबसे पहले बिफोर वी टॉक एनीथिंग अबाउट प्राणिक हीलिंग, मैं एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ कि जब भी कोई प्राणिक हीलिंग का नाम लेता है, सबको ऐसे लगता है कि कुछ 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 ऐसे ऐसे, कुछ 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 ऐसे ऐसे, मतलब ऊर्जा जो है वो ट्रांसफर की जाएगी और आपकी जितनी भी बैड एनर्जीज है उसको रिमूव किया जाएगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो जो चीज है वो वर्क नहीं करती, वो डेफिनेटली वर्क करती है। जहां जहां आपका एक्सेप्टेंस होता है वह हर चीज आप पे काम करती है, चाहे वो क्रिया हो, चाहे वो शब्द हो, चाहे वो बुरी अच्छी एनर्जीज हो। इसीलिए तो गाली देते हैं और हम तुरंत उग्र हो जाते हैं, है ना? क्योंकि शब्द में पावर है, सोच में पावर है। जहां सोच है वहीं क्रिएशन होता है, राइट? सो आज हम लोग जिस प्राणिक हीलिंग की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल वेदोक्त और तांत्रोक्त है, जो वेद से निकल के आई है और तंत्र की क्रिया से निकल के आई है। उसका उस चाइनीज जो चाइनीज तरीका है, ची यांग का जो तरीका है प्राणिक हीलिंग का, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, राइट? सो जब भी आप प्राणिक हीलिंग की बात करें तो आप बिल्कुल याद रखें, इट इज अबाउट यू। मैं जिस प्राण की बात कर रही हूँ वो प्राण आप ही के भीतर है, और जिस हीलिंग की बात कर रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं और आपके भीतर कर सकते हैं, राइट? सो कॉन्सेप्ट क्लियर है प्राणिक हीलिंग का। मैं बस जानना चाहती हूँ यहाँ कितने लोग हैं जो पहले प्राणिक हीलिंग लेवल 1 कर चुके हैं? आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, जिन्होंने इनका लेवल 1 किया हुआ है। आप यस लिखिए प्लीज चैट बॉक्स में। है ना? यस। सो मुझे बस जानना है कि आई सी देर इज 19 पीपल हियर, और उनमें से कितने लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं। सो दिस इज ऑल्सो द फॉलो अप सेशन। सो हम प्राणिक हीलिंग लेवल 1 की सारी क्रिया तो यहाँ नहीं दोहराएंगे, क्योंकि मेरे जो पुराने प्राणिक हीलिंग के पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनको बिल्कुल नाइंसाफी नहीं करना चाहती हूँ। दे लिटरली टुक आउट सम टाइम फ्रॉम देयर एंटायर वर्क फ्रेम एंड देन वो ज्वाइन हुए थे, उन्होंने मेहनत किया है इसके ऊपर। सो बिल्कुल उनकी जो इम्पोर्टेंस है उसको हम बरकरार रखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के जो लोग हैं वो अपने आप को कम समझे या कुछ और समझे।
You all are extremely important for me. We are all extremely important for ourselves. So अपनी importance जो है हमें यहाँ बनाए रखनी है, दूसरों की नजर में नहीं. Right? So let us start this session. So हर सेशन की शुरुआत जैसे प्रार्थना से होनी चाहिए, हम ये सेशन की शुरुआत भी प्रार्थना से करेंगे. So सबसे पहले एक बहुत अनोखी मुद्रा हम करेंगे, ठीक है, और ओमकार करेंगे. सो सबसे पहले हम बनाएंगे गरुड़ मुद्रा. इस तरह से गरुड़ मुद्रा बनानी है. राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड उसके पीछे, और थंब को थंब से जोड़ना है. थंब को थंब से जोड़ना है. आगे एक दूसरे को थंब से थंब को जोड़ना है. और उसको स्लोली अपने चेस्ट के ऊपर रखेंगे. आंखों को बंद कर लेंगे. रीढ़ की हड्डी को सीधा, शरीर को ढीला और स्पाइनल कॉर्ड सीधी. लंबी गहरी सांस अंदर and let it go completely through your mouth. जितनी भी एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, जितना भी ताना बाना आपके अंदर चल रहा है इस मोमेंट में, उसे कंप्लीट एक्सेल करेंगे. इनहेल एंड एक्सेल. Now inhale for Omkar. When you inhale, आपकी चेस्ट को एक्सपैंड करना है, और जब आप एक्सेल करते हैं ओमकार के साथ, पूरे वाइब्रेशन को आपके अनाहत पे फील करना है और चेस्ट को स्लोली स्लोली अंदर जाते हुए महसूस करना है. फिर से एक बार इनहेल करेंगे. One more time. Inhale deep. प्रार्थना के लिए सज्ज हो जाएंगे. दोनों हाथों को प्रार्थना मुद्रा में जोड़ेंगे. थंब आपके चेस्ट को टच किए हुए सर को थोड़ा सा झुका लेंगे. ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे. रब इट नाइसली. दोनों हाथों के बीच में ऊर्जा को महसूस करें, हीट को महसूस करें. अच्छे से रब करेंगे. पूरी ऊर्जा को अंदर से उठाए. And slowly put it on your eyes, on your face, on your head, chest, entire body. हाथों पे. और ऊर्जा को ग्रहण करते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं. जय जिनेंद्र. सो आई होप आप ऑलरेडी अपनी ऊर्जा को बदलते हुए महसूस कर सकते हैं इस प्रेयर के बाद. आज हम लोग, उससे पहले कि प्राण के बारे में और अपने शरीर के बारे में बात करें या प्रैक्टिस करें, हम थोड़ा सा उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि प्राणिक हीलिंग काम कैसे करता है, हमारे शरीर किस तरह से काम करते हैं. मैं स्थूल बॉडी की बात नहीं कर रही हूँ, हमारे सूक्ष्म में जो हमारे शरीर है, जो हमें दिख नहीं रहे हैं,
लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं। अब वो चीज मुझे आपसे कन्विंस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी आध्यात्म के पथ पे इतने टाइम से चल रहे हैं। एमपीके फिटनेस के साथ आप जब से चल रहे हैं, आप बहुत सारे मेंटर्स को सुनते होंगे जो सूक्ष्म बॉडी के बारे में बात करते हैं, जो अस्ट्रल बॉडी के बारे में बात करते हैं, जो मनोमय के बारे में बात करते हैं, जो आनंदमय के बारे में बात करते हैं, विच यू कैन नॉट सी बट इट डज एग्जिस्ट, राइट। तो आज हम थोड़ा सा उसे समझने की कोशिश करेंगे। मेरा फेस शायद आपको ना दिखे, लेकिन आप पीछे जो बोर्ड है इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करेंगे, ऑलराइट। इसीलिए मैंने चूज किया है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। सबको दिख रहा है, ये यस क्लियर है, यस राइट? ठीक है। तो हमारा जो शरीर है वो सबसे पहले, हमारा जो सर है वो आकाश है, ठीक है। और वह तंत्र के हिसाब से 12% है। कितना है? 12%। उसके बाद क्या है? वायु। वायु को यहाँ पे गिनती में नहीं लिया गया, उसका रीजन है वायु का काम है घूमना। वेदर यू हैव बॉडी और नॉट, वायु हर जगह घूमता है। सो उसकी मात्रा फिक्स तरीके से जांचना या नापना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आपकी बॉडी में कितना परसेंट वायु है वो बताना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी जो सूक्ष्म बॉडी है वो बाहरी आवरण के साथ मर्ज्ड है। अगर आप आध्यात्म की लैंग्वेज से देखो तो उसका कोई नॉर्मल शेप नहीं है। यू आर मर्ज्ड विद दिस एंटायर यूनिवर्स, राइट। और उसके बाद क्या आता है? अग्नि। अग्नि कहाँ स्थित है? आपकी नाभि पे। तो नाभि पे अग्नि जो है वो कितने परसेंट है? 12% है। उसके बाद क्या है? जल। जल कितने परसेंट है? 12% है। और पृथ्वी जो है, ये आपको यकीन नहीं होगा, पृथ्वी जो है वो 64% है। क्यों? हमने तो साइंस में ये सीखा है कि हमारी जो बॉडी है वो 80% पानी से बनी हुई है, राइट। लेकिन तंत्र कहता है कि जो स्थूल बॉडी है वो मैक्सिमम आपकी पृथ्वी को प्रदर्शित करता है। और जो चीज आप देख सकते हैं, राइट, जो आप देख सकते हैं उस पर आप बिलीव कर सकते हैं। यानी 64% जो है वो पृथ्वी आपके बॉडी में एग्जिस्ट करती है। और एक थियोरी को याद करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि जो हमारे सूक्ष्म शरीर है वो यूनिवर्स में मर्ज्ड है, राइट। तो उसका कोई बेसिक शेप नहीं है। यू आर द यूनिवर्स, यू आर द ब्रह्मा। और ब्रह्मा का कोई रूप नहीं है। सो ब्रह्म जो है अवस्तरीय है, मतलब उसका कोई अंत नहीं है, अनंत है। तो जो अनंत है उसको आप कैसे शेप में नापेंगे? उसका कोई शेप है? अगर आपको पूछा जाए कि बादल का क्या शेप है, आप बता सकते हैं? बादल का अंत कहाँ है, आप बता सकते हैं? बादल का कोई अंत नहीं है, राइट। सो तंत्र के हिसाब से और बुद्धिज्म के हिसाब से पृथ्वी 64% है, जल 12% है, अग्नि 12% है, आकाश 12% है। और जो वायु है वो आपके पूरे ब्रह्मांड में, यानी कि आपके पूरे शरीर में सारे जितने भी हमारे पंचकोश में है, हर जगह अपनी मर्जी से आता जाता है। उसका कोई शेप नहीं है, उसका कोई प्रमाण नहीं है, राइट। तो हमारा जो शरीर है उसमें कितने चक्र बोले गए हैं? हमारे शरीर में कितने चक्र है? हमारा जो शरीर है वो 7 चक्रों से बना है, राइट। वैसे तो बहुत सारे चक्र है, सिर्फ 7 चक्र नहीं है, ठीक है। वैसे बहुत सारे चक्र हैं। तो पहले यहाँ पे कौन सा है? सर के ऊपर कौन सा चक्र है? कौन कमेंट करना चाहेगा? सबसे पहले है सहस्त्राल। और सबसे बीच में कौन सा है? मूलाधार। अब मूलाधार जो है वो आपकी योनि और आपका मूल, जहां से आप मल त्यागते हैं, उसके 2 अंगुल ऊपर है, राइट। उसका एग्जैक्ट लोकेशन वो बताया गया है कि आपके मल त्यागने की जगह से 2 अंगुल अब ऊपर है। यानी आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो रीढ़ की हड्डी के एंड में वो स्थित है। उसके बीच में, उससे पहले क्या है? स्वादिष्ठान। तो स्वादिष्ठान का काम, पहले मूलाधार को देखेंगे। मूलाधार का काम क्या है? क्रिएशन।
मूलाधार में जो इंसान बैठा है, जो सोच लगाता है, वो क्या सोचेगा? जिसका मूलाधार एक्टिवेट है, वो इंसान क्या सोचेगा? वो सोचेगा मैं कुछ बना लूं, मैं कुछ क्रिएट कर लूं, मैं कुछ पा लूं, अपने आप को कुछ बना लूं, कुछ कमा लूं, नाम कमा लूं, काम कमा लूं, अपना एग्जिस्टेंस बनाओ। राइट? जो मूलाधार में है वो ये सोचेगा। अब जो स्वादिष्ठान में है वो क्या सोचेगा? आप जो सोचने का काम कर रहे हैं, आप यहाँ जिस क्रिएशन की बात कर रहे हैं, उसका एग्जिस्टेंस आप स्वादिष्ठान में बनाएंगे, क्योंकि स्वादिष्ठान का काम क्या है? क्रिएटिविटी। आप जिस जो सोच रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करने का काम आपका स्वादिष्ठान करता है। राइट? उसके ऊपर क्या है? मणिपुर चक्र। अब मणिपुर चक्र जो है, मणिपुर चक्र क्या करेगा? यहाँ जो आपने सोचा, यहाँ जो आपने क्रिएट करेगा किया, उसका भोगने का सोच आप मणिपुर पे लाएंगे। मतलब जो कुछ भी मैंने पाया है उसे मैं भोग लूं, मैं खा लूं। जैसे मैंने खाना बनाया, मैंने कोई क्रिएटिव आइडिया से कोई क्रिएटिव डिश बनाया, अब मणिपुर का काम क्या है? भोगना। क्योंकि सारा जो भोग है वो यहीं डाइजेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहीं फायर है। राइट? जो सारा अग्रेशन है आपका, जो कुछ अच्छा पॉजिटिव या नेगेटिव अग्रेशन है, वो सब कुछ आपका मणिपुर के ऊपर होता है। उसके ऊपर जब जाएंगे तो क्या आएगा? अनाहत। सो अनाहत पे क्या होता है? अनाहत पे आके आप सोचेंगे सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? सम्मान। मुझे क्या चाहिए? प्यार। मुझे क्या चाहिए? करुणा। सो ऑल द लव एंड कंपैशन स्टेज हियर। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्या है? विशुद्धि। विशेष रूप से शुद्ध जो है वो है विशुद्धि। ओनली शिव एक ऐसी एनर्जी है जो विष पान करने के बाद भी ध्यान बद्ध हो पाए, जो ध्यान में रह पाए। ऐसा कोई मनुष्य कर पाएगा? सो विशेष रूप से जहां शुद्धि है वो है विशुद्धि। आप जो बोलेंगे, अगर आपने विशुद्धि को अपने कंट्रोल में ले लिया या फिर सिद्ध कर लिया, तो आप जो बोलेंगे वह चीज 100% सत्य हो जाएगी। आपने पहले देखा होगा कि श्राप दिए जाते थे, है ना? बहुत सारे देवी देवताओं को श्राप मिले और वो उनको देव पद और देवी पद छोड़ के वो इंसान बन के आए धरती के ऊपर। क्यों? तो उनको श्राप मिले थे। तो जिन्होंने भी इनको श्राप दिए थे, उनकी जो वाणी थी वो सिद्ध थी। वाणी सिद्ध, वाक सिद्ध कहाँ पे होता है? आपका विशुद्धि के ऊपर। सो योर वर्ड हैज पावर। ओके? ये जो चक्रा है उसमें पावर है, यहाँ सबसे ज्यादा पावर है। आपकी जो वाणी है वो किसी को प्रलोभित भी कर सकती है और किसी को दुखी भी कर सकती है, किसी को मोटिवेट भी कर सकती है और किसी को जमीन पे गिरा भी सकती है। राइट? सो योर वर्ड्स हैज इंपॉर्टेंट, ये चीज याद रखेंगे। उसके ऊपर आगे जाएंगे तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? आज्ञा। राइट? आज्ञा, एब्सेंट ऑफ नॉलेज। व्हेन यू रीच हियर, आप जब आज्ञा के ऊपर पहुंचते हैं तो यहाँ कोई नॉलेज नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ भाव है सरेंडर का। यहाँ मुझे नॉलेज की जरूरत नहीं है, यहाँ सब कुछ मेरे लिए ब्लैंक है। यहाँ कोई अहम ब्रह्मास्मि नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कहा गया है कि अगर आप आज्ञा को सिद्ध कर लो तो आप अपना फ्यूचर, दूसरों का फ्यूचर आप देख सकते हैं। राइट? लेकिन जो सही मायने में सिद्ध पुरुष है या फिर सही मायने में भक्त है, वो बिल्कुल यहाँ पे आके शांत फील करेगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या है? सहस्त्राल। तो सहस्त्राल पे क्या है? नथिंग, निर्वाण। आप अपनी ग्रंथि को, सारी ग्रंथियों को, तीनों ग्रंथियों को भेदन करके आप सर के ऊपर निकल चुके हैं। वहां पे क्या है? निर्वाण। मुझे किसी भी इच्छा से, डिजायर से कोई लेना देना नहीं है। आई एम अबव ऑल द ह्यूमन डिजायर्स। राइट? सो ये इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे ग्रंथि, तो हमारे मूलाधार में कौन सी ग्रंथि है? हमारे मूलाधार में कौन सी ग्रंथि है? ब्रह्मा। तो जैसे मैंने मूलाधार के बारे में क्या बताया, मूलाधार का काम क्या है? क्रिएशन। जो मूलाधार है, वो जो नॉट है, वो नॉट क्या है? क्रिएशन की नॉट है। तो जब तक आप उसका भेदन नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर कुछ पाने की जो भूख है
वो भूख हमेशा एक्टिवेट रहेगी। और जैसे ही आपने उसका भेदन कर दिया, आप 2 चक्रा ऊपर निकल जाएँगे, यानी मूलाधार और स्वादिष्टान से ऊपर निकल जाएँगे। अब जैसे ही उसके ऊपर पहुँचे तो मणिपुर पे कौन-सी है? मणिपुर और अनाहत के बीच में कौन-सी है? विष्णु ग्रंथि। सो विष्णु ग्रंथि क्या है? विष्णु इज अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रह्मा क्या करता है? क्रिएशन करता है, विष्णु एडमिनिस्ट्रेशन करता है। तो आपकी जो सोच थी कि मैंने जो बनाया उसे मैं भोग लूं, आप जैसे ही अनाहत पे पहुंचेंगे, जैसे ही आप अपने विष्णु ग्रंथि को भेदन करेंगे, आपको रियलाइजेशन होएगा। क्या रियलाइजेशन होगा? ना तो कुछ बचाने को है, ना तो कुछ भोगने को है। जो कुछ भी है वो ब्रह्म है, मिथ्या है। मैं जो सोच रहा हूँ, ये मेरे लोग हैं, वो कुछ मेरा नहीं है। मैं जिनको सजा के संजो के रखने की कोशिश कर रहा हूँ, वो कुछ मेरा नहीं है। राइट? सो अनाहत पे आने के बाद आपको स्टार्ट होता है रियलाइजेशन, और यहीं पे आके स्टार्ट होता है अवेकनिंग। उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। उसके थोड़ा सा ऊपर आते हैं, तो जैसे ही आप आज्ञा से ऊपर निकल जाएंगे, आज्ञा के बारे में मैंने क्या बोला? एब्सेंट ऑफ नॉलेज। नाउ यू नो यू डोंट नीड एनीथिंग। आपको किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी ब्रह्म ज्ञानी हो। यू आर नॉट सर्चिंग फॉर एनीथिंग, एंड सो यू गेटिंग एवरीथिंग। वंस यू लीव द डिजायर कि मुझे कुछ चाहिए, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली सब चीजें आपके सामने आएगी। जो आपको नहीं चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। आपने हमेशा ध्यान दिया होगा कि कोई चीज बहुत दिल से, बहुत स्ट्रांगली आप ऐसा सोचते हैं कि ये चीज मुझे चाहिए, वो चीज आपको और पीछे भगाएगी, इजीली आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप उसके पीछे भागना छोड़ देते हैं, वो चीज अपने आप धीरे धीरे आपके पास आती है। चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो कोई चीज हो। सो वंस यू लीव ऑल योर डिजायर्स, यू स्टार्ट गेटिंग एवरीथिंग। अब वो, इसमें हमें खुश होने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? माया। माया टेस्ट कर रही है आपको कि जिस चीज को आपने छोड़ा है, उसको आपने क्या सही में छोड़ा है। राइट? या फिर आज भी उसको देखकर आपका मन लबलबा जाता है। सो उसके ऊपर जब आप निकल जाएंगे तो आप पहुंचेंगे सहस्त्राल पे, और सहस्त्राल पे कौन सी ग्रंथि है? रुद्र ग्रंथि है। और उसके बाद चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। उसके बाद नो इनकारनेशन, नो अनदर लाइफ, नो डिजायर, नथिंग। उसके बाद ना तो आपको योग की जरूरत है, ना तो आपको प्राणायाम की जरूरत है, ना तो आपको ज्ञान की जरूरत है, ना किसी और की जरूरत है। आप इंसान की जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, उससे आप बाहर निकल चुके हैं। नाउ यू योर सेल्फ इज गॉड। आप ब्रह्म ज्ञानी हो, बट स्टिल आप बिल्कुल ग्राउंडेड हो। तो ये सारी ग्रंथियां है जो आप भेदने के बाद जब ऊपर निकल जाते हैं, दिस इज कॉल्ड द रियल अवेकनिंग। क्योंकि इसी प्रोसेस में आपको सब पता चल जाता है कि जिस चीज के पीछे मैं भाग रहा हूँ वो चीज मेरी है नहीं। जिस चीज को मैं क्रिएट करने वाला हूँ वो चीज टेम्पररी है। सब कुछ टेम्पररी है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी कि मिलियंस ऑफ इयर्स अगो हाउ वाज द अर्थ। तो उसमें उन्होंने क्या दिखाया है कि सबसे पहले ऐसी ऐसी जानवर, ऐसे जंतु आए जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं थी। तो जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं थी, वो उनका एग्जिस्टेंस बहुत कम टाइम के लिए था, वो ज्यादा लंबा नहीं जी पाए। लेकिन जिनकी रीढ़ की हड्डी थी, वो काफी सालों तक, काफी करोड़ों मिलियन ईयर्स तक उन्होंने राज किया। तो उसमें से हमने सबने जो एक जानवर को याद रखा, वो कौन सा था? डायनासोर। डायनासोर वॉज द फर्स्ट क्रिएचर जिसको रीढ़ की हड्डी मिली थी, और उसकी वजह से 10 मिलियन ईयर्स तक डायनासोर्स ने पूरे अर्थ के ऊपर राज किया। उसी में एक चीज और बताई कि अगर किसी को इस धरती पे टिके रहना है, तो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल। जितनी भी सिचुएशन, जितने भी मार आपको संसार या समाज या टाइम देता है, आपको उसके अंदर ढल जाना है। इफ यू विल स्टार्ट कंप्लेनिंग अबाउट इट, आप उस चीज से बाहर निकल जाओगे, या आप निकल जाओगे या वो निकाल देंगे। सो क्या क्या सीखना है? फ्लेक्सिबल रहना सीखना है। हमें हर परिस्थिति में अपने आप को ढालना सीखना है। तो ये कैसे आएगा? विथ सरेंडर। राइट? तो इसके बारे में हम बाद में और बात करेंगे। तो अब जो सहस्त्राल है, वहां पे हमारे थॉट्स अराइज होते हैं। सोच कहाँ पे आती है? सहस्त्राल पे आती है, क्योंकि सहस्त्राल पे हमारा ब्रेन है। हजारों साल पहले जब ऋषि मुनि थे, तो उनको ब्रेन के बारे में नहीं पता था। उनको ये नहीं पता था कि ब्रेन नाम की कोई चीज है। ये तो साइंस का आविष्कार है।
है ना? ये शब्द का आविष्कार किसने किया है? साइंस ने किया है। तो ऋषि मुनियों को नहीं पता था कि यहाँ पे ब्रेन नाम की कोई चीज है, तो उन्होंने क्या बोला कि यहाँ कुछ तो है और यहीं पे है। उन्होंने क्या ढूंढा? यहाँ कुछ तो है, यहीं पे है, लेकिन जब यहाँ होता है तो मुझे यहाँ फील होता है। कहाँ फील होता है? आपके स्वादिष्टान पे। ऑल योर इमोशंस, ऑल योर थॉट अराइजेस हियर, लेकिन इफेक्ट कहाँ देता है? आपको बटरफ्लाईज कहाँ फील होते हैं? आपके स्वादिष्टान पे, आपके मणिपुर चक्र के बीच में। सो हर चीज जो यहाँ उद्भव होती है उसकी इफेक्ट नीचे होती है। अगर समझो आकाश में ऐसा कुछ हुआ, एक्सट्रीम बादल गरज रहे हैं, एक्सट्रीम बिजली गिर रही है, और वो बिजली अगर समंदर में गिरती है तो क्या होता है? समंदर के भीतर भी कुछ ना कुछ होता है। उसका जो बेस है, जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि आप पूरे दरिया को खाली कर दो तो नीचे क्या है? नीचे तो पृथ्वी ही है जो समंदर को है पकड़े हुई है। अगर वो सारे पानी को निकाल दो तो नीचे क्या है? बेस में जमीन, राइट? तो वो जो बिजली ऊपर से गिर रही है वो नीचे जमीन तक आपको छेदेगी। तो ऊपर जो कुछ हो रहा है वो नीचे तक असर करेगा। ऊपर गिरी हुई एक बिजली आपके भीतर से दावानल को ऊपर ला सकती है। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे मस्तिष्क में एक थॉट आई और मैंने आपको एक गाली बोली, तो वो आपको फीलिंग कहाँ देगी? यहाँ। और आपकी ऊर्जा कहाँ से उठेगी? ऐसे ऊपर, और आपके मुंह के द्वारा उसको आप रिएक्शन दोगे, आप आंसर दोगे, राइट? समझ में आया मैं ये चीज आपको क्यों समझा रही हूँ? क्योंकि कल का जो सेशन होगा उसमें हम जितनी भी क्रिया करेंगे वो हायर लेवल की क्रियाज है, और जब आपको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं तो बहुत सारी बेसिक चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। कि जब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि मूलाधार से सांसों को उठाना है, तो मूलाधार से सांसों को क्यों उठाना है, वहां क्या है? सो एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए, राइट? इसीलिए हम लोग डिटेल में इसके बारे में आज बात कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या है? आकाश। क्लियर दिख रहा है आप सबको? यस। सो सबसे पहले क्या है? आकाश। आकाश है मतलब थॉट है। यहाँ पे आपकी थॉट है, राइट? और थॉट के बाद नीचे क्या है? आपकी आज्ञा चक्र जो है, यहाँ सहस्त्राल है, यहाँ आपकी आज्ञा चक्र जो है, आज्ञा चक्र में क्या है? लाइट। क्यों लाइट है? इट्स एम्प्टी प्लेस। आज्ञा चक्र में कुछ नहीं है, वो खाली जगह है, तो यहाँ क्या है? लाइट है। जहां कुछ नहीं है वहां लाइट है, दिव्य लाइट है, राइट? क्योंकि यहाँ तो ना तो कुछ सही है ना तो कुछ गलत है, और जहां ना मैं है ना तू है, वहां पे क्या है? सरेंडर भाव है, तो यहाँ पे लाइट है, राइट? और उसके बाद नीचे क्या है? ईथर। सो ईथर क्या है? जो विशुद्धि है, वहां पे क्या है? ईथर है। ईथर क्या है? आकाश है। सॉरी, यहाँ पे वायु है। आपकी जो विशुद्धि है वहां पे वायु है, राइट? और वायु को पूरे बॉडी में घूमना है, क्योंकि आपकी जो वाणी है वो कभी कभी आपके नाभि से भी निकलती है। जैसे हमने ओम का जो हम ओम का जो उच्चारण करते हैं वो 3 भागों में करते हैं, ओ उ मा। आपकी नाभि से, आपकी चेस्ट से लेकर आपके अनाहत तक या सहस्त्राल तक, जैसी जैसी आपकी प्रैक्टिस है, राइट? तो उसके बाद क्या है? आपके नाभि पे क्या है? फायर। नाभि पे क्या है? फायर। और फायर मतलब मणिपुर। फायर मतलब आग, और आग मतलब सब कुछ डाइल्यूट करने की शक्ति। जो कुछ भी आपके अंदर हो रहा है, चाहे आपकी सोच है, चाहे आपका खाना है, चाहे कुछ भी है, आपका मणिपुर ऐसा है, हर चीज को डाइल्यूट कर देता है। इवन आंख के मस्तिष्क से, आपके बिंदु से निकला हुआ अमृत भी आपका जो फायर है, मणिपुर है, वो उसे खा जाता है। और इसी वजह से इंसानों का उत्थान होना मुश्किल है, मेहनत लगती है, राइट? अब बिंदु कहाँ स्थित है? बिंदु आपके मस्तिष्क के पिछले भाग में स्थित है। अगर आप अपने मस्तिष्क को 4 भाग में बांटेंगे तो जो सेंटर है वहां पे
आज्ञा चक्र के एग्जैक्ट पीछे आपका बिंदु स्थित है, और बिंदु का कलर क्या है? स्काई ब्लू एंड व्हाइट। उसका रीजन है क्योंकि वो आकाश में है, वो ऊपर है, और आकाश का कलर कैसा है? नीला। राइट? जो बिंदु है उसको मून सेंटर भी बोला गया है, और जो आज्ञा चक्र है उसे सन सेंटर बोला गया है। बिंदु को क्या बोला है? मून सेंटर, और आज्ञा चक्र को क्या बोला गया है? सन सेंटर। राइट? तो ये मस्तिष्क में है। और उसके बाद क्या है? हमारा स्वादिष्टान। तो स्वादिष्टान में क्या है? पानी। हमारे स्वादिष्टान में क्या है? पानी। और पानी का काम क्या है? वैसे तो शांत है, गहरा है, लेकिन अगर ज्यादा हिलडुल गया तो तबाही ला सकता है। राइट? अगर आपने पानी पे कंट्रोल कर लिया, पानी को स्थिर कर लिया, तो आपकी सोच जो है वो एक्सट्रीम गहरी हो सकती है। मतलब नॉलेज और क्रिएशन यहाँ से आप उद्भव कर सकते हैं। क्रिएटिविटी जो है वो आप स्वादिष्टान को कंट्रोल करके या उजागर करके आप यहाँ से पैदा कर सकते हैं। अगर आपके विश है कि मैं बहुत क्रिएटिव काम करूं, या मुझे क्रिएटिव थॉट आए, मुझे क्रिएटिव आइडिया आए, तो आपको आपके स्वादिष्टान पे काम करना है। राइट? और उसके बाद लास्ट जो है वो है अर्थ। अर्थ आपके मूलाधार में है। सो मूलाधार का काम क्या है? आपको स्टेडी रखना, आपको स्टेगनेंट रखना, अपने मूल से जोड़े रखना। लेकिन अगर आपको उत्थान करना है तो आपको मूल से डिस्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, डाइल्यूट होना पड़ेगा, डिसअपियर होना पड़ेगा, डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जितनी भी माया है वो मूलाधार में स्थित है। राइट? क्यों? मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा खाना है, मुझे ऐसा पहनना है, मुझे ऐसे दिखना है। सारी सामाजिक चीजें, सारी मायावी चीजें जो आपको आपके धर्म से, आपके ध्येय से भटकाए, वो सारी चीज आपके मूलाधार में है। लेकिन सबसे ज्यादा पावर भी आपके मूलाधार में है। अगर आप अपने मूलाधार को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप अपने मूलाधार को उजागर कर लेते हैं, तो आपकी शक्ति यहाँ से उजागर होके आपके बिंदु तक या आपके सहस्त्राल तक पहुंच जाएगी। और सहस्त्राल में कौन है? शिव, जो अटल है। मैं यहाँ शिव यानी किसी धर्म के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। शिव एक शक्ति है। राइट? शिव जो आपका चेतन अवचेतन मन है, जो आपको इस नॉर्मल संसार से एक बाहरी उसके ऊपर लेके जाता है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, जहां कोई दुख नहीं है, जहां कोई सुख नहीं है, बस शांति ही शांति है, जहां कोई अनुभव नहीं है, कुछ नहीं है। राइट? तो मैं उस शिव की बात कर रही हूँ, और हमारे मूलाधार में कौन है? शक्ति है। राइट? तो ये जो चीजें है उसे हमें ध्यान में रखनी है। क्यों ध्यान में रखनी है? ताकि अगले सेशन में हम इसके ऊपर और अच्छे से काम कर पाएंगे। अब जो हमारा जीवन है वो 3 चीजों पे निर्भर है। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है हमारा सूक्ष्म शरीर। उसके बाद क्या है? कॉजल बॉडी। और उसके बाद क्या है? स्थूल शरीर। अब जो कॉजल बॉडी है वो हमारी आत्मा, वो हमारी आत्मा और हमारे स्थूल के बीच में एक लेयर है। सो हमारे जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं वो सिर्फ स्थूल और कॉजल बॉडी के बीच में, कारण शरीर के बीच में होता है। ठीक है? और ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो इन दोनों से बहुत दूर है। यहां तक पहुंचना एक नॉर्मल इंसान की बात नहीं है, नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये जो कॉजल बॉडी है वो उसको हमेशा प्रोटेक्ट किए हुए है। और इसी के बीच, कॉजल बॉडी और सूक्ष्म बॉडी के बीच में ही जो हमारा प्राणमय शरीर है उसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्शन लेयर बनाए घूमता है। इसीलिए आपके शरीर में जितनी भी चोटें लगती है वो आपकी आत्मा तक नहीं पहुंचती है। राइट? इट इज अ प्रोटेक्शन लेयर। आपको पैर में लग गया, हाथ में लग गया, सर फूट गया, कुछ भी हो गया, लेकिन वो आपकी आत्मा तक नहीं पहुंच पाएंगी। लेकिन अगर वो आपकी आत्मा को भेद के निकल गई, वो एक ही दिन निकलती है जब परमात्मा चाहेगा, उस दिन आप सारे शरीर से मुक्त हो जाएंगे।
सो हमारा जो जीवन है वो मेनली इन तीनों शरीर के बीच में खेलते रहता है, जिसमें से सूक्ष्म शरीर जो है वो अपनी मर्जी का मालिक है, उसको बाकी के 2 लेयर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसके पास सबसे स्ट्रॉन्ग लेयर है जो उसे प्रोटेक्ट करता, वो है प्राणमय शरीर, राइट। और जिसका भेदन नामुमकिन है, कोई नहीं कर सकता है, राइट। अब जो प्राण है वो ऐसी चीज है जो हर किसी के पास है। प्राण देखता नहीं है कि ये गरीब है, ये अमीर है, इसके पास कुछ है, इसके पास नहीं है, प्राण हर किसी के पास है, राइट। सो ये एक संजीवनी बूटी है जो हमें हमारे यूनिवर्स ने या हमारे परमात्मा ने जो हमें गिफ्ट दी है वो है। और उसके लिए हमारा प्राण जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है। वो क्या काम करता है? एक बम्पर है वो, राइट। आपने गाड़ी में देखा होगा, आप जैसे ही गाड़ी ठुकेगी आपका अंदर से वो एक एयर बलून जो है वो प्रोटेक्ट करते हुए बाहर निकल जाएगा, और उससे क्या होगा? एक्सीडेंट जो है वो इंसान को चोट पहुंचाने से बच जाएगा। तो आपकी जो गाड़ी है उसके बीच में वो बलून है और उसके पीछे वो इंसान है। समझ में आया आपको? इजी एग्जाम्पल है। गाड़ी का बॉनेट है, बॉनेट के बीच में वो बलून है और बलून के पीछे वो इंसान है। एग्जैक्टली इसी तरह से हमारा प्राणमय शरीर काम करता है। आपने 2 ट्रेन के डिब्बों को देखा होगा, उसको जोड़ने के लिए 2 ऐसे बम्पर्स लगाए होते हैं, राइट। अगर ट्रेन ठुक जाए तो सारे डिब्बे एक दूसरे में ठुक जाएंगे, राइट। तो वो जो बम्पर है, वो जो जॉइंट उन्होंने रखा हुआ है वहां पे, वो क्या है? एक प्रोटेक्शन लेयर है जो डब्बों के बीच में है। सो एग्जैक्टली प्राण इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इट प्रोटेक्ट्स योर सोल। सो प्राण इज नॉट सोल, प्राण इज डिफरेंट, सोल इज डिफरेंट, योर बॉडी इज डिफरेंट, राइट। सो ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन प्राण जो है वो कभी भी अच्छा बुरा, इंसान जानवर, ऐसी कोई चीजों में भेद नहीं करता है। अब रही बात अवेकनिंग की, तो बुद्धिज्म क्या कहता है? अवेकनिंग कब होगा? जब आप डिस्ट्रक्शन करेंगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ निब्बाना, निब्बाना यानी निर्वाणा। अब किस चीज का डिस्ट्रक्शन करेंगे? आप ग्रीड का डिस्ट्रक्शन करेंगे, आप हेट्रेड का डिस्ट्रक्शन करेंगे, और क्या करेंगे? आप डिल्यूजन करेंगे, यानी जो आपकी फॉल्स सोच है, अनशन जो हमारी गलत सोच है, उसका डिस्ट्रक्शन करेंगे, उसे खत्म करेंगे। तब जाके तब जाके आप अवेकन फील करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें तो इनबिल्ट है इंसानी शरीर में। आपने कभी देखा है कोई माँ अपने बच्चे को सिखाती है कि ग्रीड कैसे करनी है, मुझे ग्रीडी कैसे बनना है, मुझे लालची कैसे बनना है? ऐसा कभी सिखाती है क्या माँ? कभी ऐसा सिखाती है कि तुम इस इंसान से नफरत करो? ऐसा कभी नहीं सिखाती माँ। कभी ऐसे सिखाती है बच्चे को कि अपने माइंड में आप ब्रह्म पालो, है ना? ये गलत है, ये सच है, कभी भी ऐसे भ्रम माँ बच्चों को देती है? इट इज इनबिल्ट, क्योंकि 7 सीन्स जो है वो भी इंसानी शरीर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। 7 सीन्स कौन से हैं? कौन बताएगा? 7 सीन्स कौन से हैं? आप कमेंट कर सकते हैं कोई। मोह माया और लोग। लोभ, मोह, माया, मज और राग द्वेष। यस, और All right. So I guess everybody know the 7 C. क्रोध, यस, सबसे इंपॉर्टेंट क्रोध है। सो कोई मदर अपने बच्चे को ये सारी चीजें नहीं सिखाती है, बट ये चीजें इंसान को इनबिल्ट आती है अकॉर्डिंग टू देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस। क्योंकि हमारे ग्रंथ बोलते हैं, हमारे वेद बोलते हैं, आप कोई भी जैनिज्म, हिंदुइज्म, कोई भी इज्म को ले लीजिए, हर धर्म ये चीज का पुरवार देता है कि हम पहली बार इस धरती पे नहीं आए हैं, हम लाखों जन्म से ये सेम प्रोसीजर दोहरा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। सो ये लाखों सालों में हमने जितने भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं, वो सारे एक्सपीरियंसेस के बेस पर हम अपनी धारणा को बनाते हैं। तो बुद्धिज्म कहता है कि जब आप अपने परसेप्शन को देखेंगे, आप जब अपनी सोच को देखेंगे, जब आप देखेंगे कि ये जितनी भी चीजें मेरे अंदर उद्भव हो रही है, जितनी भी चीजें मेरे अंदर क्रिएट हो रही है, वो सब कुछ टेम्पररी है,
जब आप लाखों साल से आ रहे हैं जा रहे हैं, तो एक भी जो जन्म है आपका वो कंटिन्यूअस नहीं था। यू हैव टू एंड इट एंड कम अगेन, यू हैव टू एंड द सेकंड वन एंड देन कम अगेन। ऐसा आप कितने सालों से कर रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। सो इस चीज को जब आप अवेयरनेस के साथ देखते हैं कि मेरे अंदर जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो ग्रीड है, चाहे वो लोभ है, चाहे वो अग्रेशन है, जितनी भी चीजें, जितनी भी मेरी सोच है, जितनी भी मेरी परसेप्शन है हर चीज के प्रति, इंसान के प्रति, अपनी सोच के प्रति, हर चीज के प्रति, जब मैं उसे देखता हूँ, जब मैं उसको समझता हूँ, तब मुझे समझ में आता है कि हर चीज टेम्पररी है। इट हैज टू डाल्यूट, इट हैज टू एंड। मैं करोड़ों रुपए कमा लूं, लेकिन मैं जब ऊपर जाऊंगी तो वो करोड़ों रुपए मेरे साथ नहीं आते हैं। अब जब वो रियलाइजेशन आपके अंदर से आता है, तो रियलाइजेशन बहुत सारी चीजें आपकी नीचे छोड़ते जाता है, राइट। आप एक चीज को एक्सपीरियंस करिएगा, बहुत मन है आपको कुछ लेने का, लेकिन एक बार आप सोच के देखिए, उस चीज को मैंने ले लिया, मैंने उसको पहन लिया, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या होगा? उससे क्या मिल जाएगा मुझे? और जो भी मिल जाएगा वो टेम्पररी मिलेगा। वो सोच जैसे ही आपके अंदर अराइज होती है, वो चीज लेने की आपके भाव खत्म हो जाता है, राइट। इसे बोलते हैं अवेयरनेस, राइट। इसी तरह से आपकी ग्रीड खत्म होगी, इसी तरह से आपका डिल्यूजन खत्म होगा, जो भ्रांति है आपकी वो खत्म होगी कि कोई चीज ही मुझे खुश कर सकती है, या कोई इंसान ही मुझे खुश कर सकता है, या जो कुछ मैं सोचूं कि मैं हूं, वो मैं हूं ही नहीं। हर वो चीज टेम्पररी है जो मैं सोच रही हूँ कि मैं हूँ, राइट। सो जैसे ही ये सोच आपके भीतर ऊपर उठती है, हर वो अटैचमेंट आपको डिटैचमेंट की तरफ लेके जाता है, और जैसे ही वो डिटैचमेंट स्टार्ट होता है, आपके अंदर वो अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। सो अकॉर्डिंग टू तंत्रा, किसी इंसान को एक अच्छा प्राण अवेकनिंग या कुंडलिनी जागरण या चक्र जागरण करना है, तो कम से कम 3000 से लेकर 5000 आवर्स की मेडिटेशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये तंत्र बोलता है, ये बुद्धिज्म बोलता है। अगर किसी को कुंडलिनी अवेकनिंग करनी है और उसका एक्सपीरियंस लेना है, तो कम से कम उस इंसान को 10,000 आवर्स की प्रैक्टिस चाहिए मेडिटेशन में, तब जाके वो कुंडलिनी को अवेकन कर सकता है। वरना हर कोई जिसकी कुंडलिनी अवेकन हो गई है, वो इंसान इंसान रहेगा क्या? वो तो भगवान होंगे, राइट। सो ये जो चीजें है, जितनी भी भ्रांतियां हमारे अंदर हम पालते हैं कि मैं ये करूंगी तो मेरी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, और वो टेम्पररी एक्सपीरियंसेस है। लेकिन अगर सच में आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई, तो आप बिल्कुल इंसान नहीं रहेंगे, आपका तो निर्वाण हो गया है फिर। और जिसका निर्वाण हो ही गया है, उसे शब्दों की क्या जरूरत है, उसे प्राणायाम की क्या जरूरत है? पतंजलि कहते हैं कि अगर आपको प्राणायाम तक पहुंचना है, तो आपको आसन सिद्ध करना पड़ेगा। जो इंसान एक आसन में स्थिर बैठना सीख जाए, वही इंसान प्राणायाम कर सकता है, और उस इंसान को अनुलोम विलोम से आगे कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। तो ऐसी बहुत सारी रियल नॉलेज है जो हम तक पहुंचती ही नहीं है, वो चीज हमें सिर्फ और सिर्फ तंत्र सिखाता है। और इसीलिए आप देखिए, हमारे जितने भी गुरु महाराज हो गए, आप जैनिज्म में देखे या हिंदुइज्म में देखे, जो रियल गुरु है, वो रियल गुरु को आप देखेंगे, वो क्यों संसार से अटैच नहीं है। आप उनको कितना भी चीज दिखा दो, जिसको अगर त्यागना है संसार को, 12 दिन का फंक्शन करो, 15 दिन का फंक्शन करो, वो क्या 16वें दिन वापस आते हैं कि नहीं, मैं नहीं त्यागूंगा? उनका तो एक ही रट होता है, संयम क्या रे मर से, राइट। वो क्यों? क्योंकि वो सच में उजागर हो गए हैं, वो अवेकन हो गए हैं, और जो अवेकन हो गए हैं वो वापस संसार में आना पसंद नहीं करेंगे, वो फिर से अटैच होना पसंद नहीं करेंगे, वो हमेशा डिटैच रहना चाहते हैं। तो आई होप वी हैव लिटिल टाइम, तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। जी, सर क्या टाइम, कितना टाइम है? बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रयोग भी करना है हमें। कुछ प्रश्न भी रेस हो सकते हैं, जो भी हमारे साधक साधिकाएं जुड़े हुए हैं उनके कुछ जिज्ञासा भी हो सकती है, तो हम कुछ 5-7 मिनट प्रश्न के लिए भी रखेंगे, तो आप प्रैक्टिकल शुरू करवा सकते हो। ऑल राइट। तो सर प्रैक्टिस के लिए हमारे पास कितना टाइम है?
कम से कम 10 से 12 मिनट ले सकते हैं हम। ऑलराइट, ठीक है। तो हमारी प्राणिक हीलिंग के जितने भी प्रैक्टिशनर हैं, जो हमारे साथ पहले प्राणिक हीलिंग लेवल 1 कर चुके हैं, बहुत सारे नए लोग भी हैं, जो हम लोग सारी क्रियाएँ तो एक साथ नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत क्रियाएँ रिफ्रेश कर लेते हैं। बाकी सबसे क्रियाएँ सबसे आप अपना रिक्वेस्ट, अपने अपने वीडियो ऑन करेंगे। प्रैक्टिकल करना है आपको साथ यस, में, वीडियो ऑन करेंगे। ऑलराइट। तो प्रैक्टिस की ओर आगे बढ़ते हैं। राइट, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लेंगे, शरीर को सीधा कर लेंगे, पूरा बॉडी को ढीला छोड़ देंगे और क्रिया के लिए सज्ज हो जाएँगे, तैयार हो जाएँगे। And with awareness, start rotating your body. Slowly अपने बॉडी को रोटेट करेंगे लेफ्ट टू राइट। With inhalation and exhalation, ध्यान पूरी तरह से मणिपुर चक्र के ऊपर, अपने ध्यान को मणिपुर चक्र के ऊपर लेके जाएंगे और बॉडी को रोटेट करेंगे। इनहेलेशन एक्सहेलेशन बिल्कुल अपनी क्रिया के हिसाब से जोड़े, भूलना नहीं है। कीप रोटेटिंग स्लोली। इनहेल and exhale. Anti-clockwise. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Keep rotating. Sorry. Keep rotating. Inhale and exhale. And relax. बंद आंखों से अपनी ऊर्जा को रोटेट हुए देखें। आपके रुकने के बाद भी कुछ ऐसा है जो अभी भी रोटेट हो रहा है। ऊर्जा के प्रति अपना ध्यान लेके जाएं। सर से लेकर पांव तक शरीर को ऑब्जर्व करें। अपनी ऊर्जा को स्थिर करें। एंड स्लोली व्हेन यू आर रेडी, अगर आपको क्रिया नहीं पता है तो आप आंखें खोल के देख सकते हैं। स्पीड में और पूरी एनर्जी के साथ अपने हाथों को और अपने सर को शेक करना है, अपनी ऊर्जा को अवेकन करना है। बिल्कुल कोई आपको देख नहीं रहा है, 100% देना है, सबकी आंखें बंद है। अपने हाथों को शेक करेंगे, अपने हेड को भी मूव करेंगे, पूरी एनर्जी को अवेकन करेंगे। अपने हेड को भी घुमाए और अपने हाथों को भी शेक करेंगे। पूरी ऊर्जा को जगाना है, 100% देना है। ध्यान अपनी सांसों पे भी देना है, अपने शरीर पे भी देना है। एंड रिलैक्स। हाथों के द्वारा वाइब्रेशंस को ऊपर की ओर उठते हुए देखें। आपकी फिंगर टिप्स से लेकर सर की चोटी तक वाइब्रेशन को महसूस करें। ऑब्जर्व द शेप ऑफ द एनर्जी जो आपके शरीर के आकार को ले रही है। हाथों की उंगलियों से लेकर अपर आर्म, लोअर आर्म, कंधे, सर की चोटी, सब चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। एंड व्हेन यू आर रेडी, अगली क्रिया के लिए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जिनको पता है उनको खोलने की जरूरत नहीं है, जिनको नहीं पता है वो ऑब्जर्व करेंगे, एक बार देखेंगे और उसके बाद क्रिया को दोहराएंगे। आपके जो पैर है वो दोनों पैरों में भी एक नासिका है, तो आपको बिल्कुल
धारणा करनी है कि आप पैरों से इनहेल कर रहे हैं, स्लोली अपनी ऊर्जा को गाइड करेंगे अपवर्ड एंड व्हेन यू एक्सहेल स्लोली हाथों को नीचे लेके जाएंगे और साइड में खोलेंगे। ऊर्जा को प्रसारित करना है। इनहेल करेंगे पैरों के नोस्ट्रिल से, इनहेल अप एंड एक्सहेल एंड स्लोली स्लोली आप देखेंगे जैसे ही आप अपने हाथों को एक्सपैंड करते जाते हैं, आपकी ऊर्जा भी आपको एक्सपैंड होते हुए दिखेगी। इनहेल आप अपने पैरों के नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे और ऊर्जा को ऊपर लेके जाएंगे एंड स्लोली एक्सहेल एंड एक्सपैंड। ऑलराइट, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, inhale and exhale, inhale and exhale, inhale up and exhale down slowly, inhale up and exhale slowly, inhale deep up and exhale slowly. Expand your jaw, inhale up and exhale slowly. Up and exhale and relax. Close your eyes. अपने शरीर को ऑब्जर्व करें, बॉडी में हीट को फील करें। अपने नाभि में घूम रही ऊर्जा को फील करें। आपके चेस्ट में भारीपन को फील करें। मस्तिष्क आपका हल्का। And when you are ready, you can open your eyes and मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्रिया। जिनको पता है वो आंखें बंद रखेंगे, जिनको नहीं पता है वो ऑब्जर्व करेंगे। बुद्धि शक्ति विकास की एक क्रिया करेंगे। आपको मैं पहले भी एक और सेशन में, जनरल सेशन में करवा चुकी हूँ। 3 भाग में ये क्रिया है। सबसे पहले अपनी जालंधर को बंद करना है। चिन को चेस्ट के साथ लगाएंगे, इनहेल करेंगे शोल्डर अप, एक्सहेल करेंगे शोल्डर डाउन। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखना है, ऐसे नहीं रखना है, क्योंकि ऊर्जा आपकी सुषुम्ना में तभी प्रसारित हो सकती है जब आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी में ही सुषुम्ना स्थित है। राइट, सो 3 ही नाड़ियों पे हम सबसे ज्यादा काम करते हैं, राइट, लेफ्ट एंड सेंटर, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना। राइट, तो रीढ़ की हड्डी जैसे ही ऐसे हो गई, फिर से ऊर्जा अपनी रास्ता ढूंढने लगेगी। तो रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है और चिन टू द चेस्ट, दबा के बंद नहीं करना है, कंफर्टेबली क्लोज करना है। इनहेल करेंगे नॉर्मल एंड एक्सहेल एंड लेट इट गो। Inhale, shoulder up and exhale, shoulder down. Inhale and relax. आंखों को बंद रखेंगे, शरीर को ऑब्जर्व करेंगे। मस्तिष्क में घूम रही ऊर्जा को ऑब्जर्व करेंगे। अगली क्रिया की तरफ आगे बढ़ेंगे।
बंद आँखों से सामने की ओर देखेंगे, सेम क्रिया दोहराएँगे, इनहेल शोल्डर अप, एक्सहेल शोल्डर डाउन। स्वतः क्रिया करेंगे, क्रिया में साँस लेते एंड रिलैक्स। शरीर को ऑब्जर्व करेंगे, कंधों को ऑब्जर्व करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को ऑब्जर्व करेंगे। शरीर में उत्पन्न हो रही हीट को ऑब्जर्व करें, फील करें। And when you are ready, let's move to the last क्रिया। सर को धीरे से पीछे की ओर धकेलेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, स्टिफ नहीं रखेंगे। सेम क्रिया को दोहराएंगे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। एक नॉर्मल सांस अंदर and let it go completely। क्रिया में सांस लेते और छोड़ते एंड रिलैक्स। शरीर को ऑब्जर्व करेंगे, पैर के अंगूठों से लेकर सर की चोटी तक ध्यान पूरी तरह से अपने शरीर में। And slowly take your awareness to the Muladhara. मूलाधार पे एक लंबी गहरी सांस अंदर। ओम। इनहेलेशन के साथ ऊर्जा को लिफ्ट करेंगे स्वादिष्टान के ऊपर। Slowly inhale and lift your energy to the Manipur chakra. One more inhalation and lift your Urja to the Anahata chakra. And with inhalation, expand your Anahat. Om. Inhale, lift your energy to the Vishuddhi chakra.
Inhale and lift your energy to the Arghya chakra. Om. Observe the silence for a few seconds. ध्यान नासिका के ऊपर. Observe your breath with full awareness. दोनों हाथों को रब करेंगे और एनर्जी को महसूस करते हुए उसे अपने चेहरे पर रखेंगे. हाथ को चेहरे पे रखेंगे, बंद आंखों से अपने हाथ और अपनी आंखों के बीच में जो कुछ भी दिख रहा है इसे ऑब्जर्व करें. You may see some kind of colors, some figures, or maybe blank. One more time, rub your hands. Put it on your face, on your head. और ऊर्जा को महसूस करते हुए आप अपनी आंखों को खोल सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइज कि प्राण जो है वो क्या आपका भाग्य है, लिख सकता है या भाग्य बन सकता है? तो प्राण जो है वही आपका भाग्य है, क्योंकि पतंजलि कहते हैं चले वातम चले चित्तम. अगर आपके प्राण स्थिर नहीं है तो आपकी सोच स्थिर नहीं है, और आपकी सोच स्थिर नहीं है तो आपके निर्णय ठीक नहीं है, और आपके निर्णय अगर ठीक नहीं है तो आपका भाग्य. आपके सोच से ही आपके कर्म है, और कर्म अगर ठीक रहेंगे तब ही आपका भाग्य ठीक हो सकता है. और आपके जो सोच है वो कंप्लीटली आपके प्राणों के ऊपर निर्भर है, क्योंकि सोच का कोई अस्तित्व नहीं है अगर उसके पास व्हीकल नहीं है टू ट्रैवल अराउंड इन योर बॉडी. क्योंकि सोच को क्या चाहिए? एक्शन चाहिए, अदरवाइज सोच का कोई अस्तित्व नहीं है. सो चले वातम चले चित्तम, चले चित्तम चले वातम. अगर आपकी जो ब्रेथ है, आपके जो प्राण है वो लय में है, वो रिदम में है, तो आपकी सोच भी रिदम में है, आपकी सोच भी सही है. अगर आपकी सोच सही है तो आपके कर्म सही है, आपके निर्णय सही है, और आपके निर्णय सही है तो सही निर्णय सही भाग्य को क्रिएट करता है. राइट. और इसीलिए अपने प्राणों के ऊपर विजय पाना बहुत जरूरी है. शत्रु पे विजय ना मिले तो चलेगा, क्योंकि शत्रु हमारे अहंकार के जैसा है. जितना अहंकार बढ़ा उतना शत्रु बढ़ा. राइट. जैसे हमें कैसे, अगर कोई अजीब सी चीजें अनडिसेंट चीजें करवा लो तो हमारा अहम बहुत खुश होता है. जैसे अगर मैं कोई सिंपल सी बात करूं कि ये जो जीवन है उसका रहस्य आपकी सांसें है, तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या मूर्ख भरी बातें हैं. लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि शीर्षासन करो कुछ मैजिक हो जाएगा, तो आप बहुत खुश हो जाओगे. और अगर आपने शीर्षासन कर लिया तो आपका अहम बहुत खुश हो जाएगा कि मैंने तीर मार लिया, मैंने तो शीर्षासन कर दिया. राइट. जैसे शिव जी को पार्वती जी ने पूछा, विज्ञान भैरव में उन्होंने पूछा कि प्रभु कैसे मिलेंगे, परमात्मा कैसे मिलेंगे, सिद्धि कैसे मिलेगी, जीवन कैसे सिद्ध होगा? तो तो शिव जी का आंसर सरल था क्या? नहीं था. उन्होंने 112 विद्या दे दी. क्यों 112 विद्या दे दी? क्योंकि हर इंसान सेम है?
नहीं है, लेकिन ज्यादातर उनकी विधियां अगर आप पढ़ेंगे तो फक्त यानी सिर्फ और सिर्फ प्राणों के ऊपर है। वह कहते हैं ऑब्जर्व योर ब्रीथ, इनहेल और एक्सलेशन को देखो, आप सिद्ध हो जाएंगे। ज्यादातर उनकी विधियां इसी दो प्रोसेस में रहती है, राइट। सो हमारा अहम जो है वो नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ज्यादा विशेष है, और अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ हमारे अहम को पूजा है, हमारे अहम को बड़ा किया है। लेकिन जब हम आध्यात्म के पथ पे चलते हैं तो हम इसी चीज के ऊपर विजय पाते हैं, और इसीलिए हम सरेंडर भाव से यहाँ आने वाले जितने भी मेंटर्स हैं उनको सुनते हैं, और उनको सुनते सुनते एक दिन ऐसा आता है जब आपका अहम आपको तंग होके त्याग देता है, और आप विजय पा लेते हैं उसके ऊपर, विजय पा लेते हैं अपने प्राणों के ऊपर, और सिद्ध हो जाते हैं। सो उमर, हम आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, आई एम रेडी टू आंसर ऑल ऑफ दोज, और कोशिश करेंगे कि आपकी जितनी भी क्यूरियोसिटी है उसको मैं संतुष्ट कर पाऊँ। अनमल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सिर्फ मुझे नहीं आ रही है या सबको नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। अनिर्मल जी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ रहा है। एक बार म्यूट करके अनम्यूट कर सकते हैं क्या, या फिर एग्जिट करके एंटर हो सकते हैं? आ, मैम, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मंजू जी, आपकी आवाज आ रही है हाँ। मुझे। सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूंगी। मैंने आनंदमल जी को बता दिया था कि मैं आज मेरी थोड़ी लेट होगी अटेंड करने में, एक जरूरी जगह कुछ काम था, तो इसके लिए सॉरी। और जितना मैंने अटेंड किया क्रिया करने की वक्त, तो जब क्रियाएं करी ना, तो उस वक्त जो मतलब सेंसेशन और जो गर्मी महसूस होती है, उसको भी क्या कहीं जैसे जाने का कोई निर्देश देना चाहिए या नहीं, बस एज इट इज ही रहो? जैसे जो गर्मी फील जैसे होती है, जो सेंसेशन फील होते हैं जो जगह जगह, वो उनके लिए पूछ रही थी कि कुछ। आपको, जैसे आप जितनी भी क्रिया करते हैं वो आपके अंदर एक वाइब्रेशन को उद्भव देंगे। कभी हाँ। कभी कैसे है, ऊर्जा आपको ठंडी भी फील होती है और कभी कभी गर्म फील होती है। तो हमें इस टाइम पे क्या करना है, सहज होके उसे ऑब्जर्व करना है। सिर्फ देखना ऊर्जा अपने आप अपने रास्ते ढूंढ लेती है, राइट। है। सो हमें ज्यादातर जो, क्योंकि ये रिजल्ट है आपकी क्रिया का, तो आप उसको तभी गाइड कर सकते हैं जब आप उसका पर्टिकुलर यूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऊर्जा को एकत्रित किया है, ऊर्जा को बढ़ावा दिया है, और आपके शरीर में कहीं पेन है, तो आप ऊर्जा को धारणा के थ्रू वहां लिफ्ट करके लेके जा सकते हैं और हम्म, उससे हीलिंग कर सकते हैं। हम्म। तब आप तो, उस ऊर्जा को गाइड कर सकते हैं। तो जो अदरवाइज क्रियाएं। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके मैम, बहुत खुशी हुई आपके साथ फिर करके वर्कशॉप। कल फिर करना है अच्छे से। थैंक यू सो मच मंजू आप जी। बहुत अच्छा कराए थे, बहुत आनंदमल मजा। जी, थैंक यू मंजू जी। आनंदमल जी का अभी भी ऑडियो आई थिंक वर्क नहीं कर रहा है, सो जिन किसी को भी क्वेश्चंस है, हम वन बाय वन सबके क्वेश्चंस लेंगे। सो यू कैन रेज योर हैंड और आनंदमल जी आपको अनम्यूट कर देंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस सेशन, और मे बी योर एक्सपीरियंस या कुछ भी, तो आप बेशक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये मेरी मैम, मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा से। अभी मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अभी बहुत अच्छे से आपकी आवाज आ रही है। चलिए, तो आप प्रश्न हो तो हैंड राइज कीजिए प्लीज।
यस, सुशीला जी, सुशीला सुराना, सुशीला सुराना जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। हेलो। हेलो। बोलिए सुशीला जी, बोलिए अब। हाँ, आपकी सुशीला आवाज। जी आप अपना क्वेश्चन बता सकते हैं। हाँ, जैसे मैंने एनर्जी को वैसे आंखों के आगे लगाई ना, तो ऐसे ब्लू टाइप का सा मेरे को महसूस हुआ। ओके, आप आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा रहे थे। हाँ, आज्ञा चक्र पर ध्यान रखते हैं। उसके बाद में आपने बोला ना आज्ञा चक्र का रंग ही भूरा है, उसका रीजन है यहाँ से आपका आकाश है, राइट। तो आकाश कैसा है, नीला है। सो नीला। समटाइम्स इट इज वाइट, डिपेंड करता है आपका मेडिटेशन का लेवल कौन सा है। लेकिन यूजुअल आप अगर उसका कलर देखें विदाउट डाल्यूटिंग इट, जो उसका नेचुरल कलर है, सिद्ध होने के बाद शायद आपको यहाँ व्हाइट नजर आए। कभी अगर आपको बिंदु नजर आ गया तो पीछे की ओर आपको ब्लू और व्हाइट नजर आएगा। या फिर कभी कभी शायद आपके कर्म या फिर आपकी जितनी भी भावनाएं हैं उसके हिसाब से उसके कलर बदल भी सकते हैं। लेकिन अगर आपने भूरा रंग देखा है तो वो आगे चक्र का सही कलर है, ओरिजिनल कलर है। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर योर वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक ओम अरहम। तो यू। आप लोगों में से लेवल ओ 1 के मरहम। 3 दिन, हमारा जो 3 दिन का जो हुआ था वर्कशॉप, आप लोगों में से किन भाई बहनों ने अटेंड किया? आप हैंड राइज करके बता सकते हैं। मंजू जी ने किया हुआ है इससे पहले। सुनीता जी, आपने किया होगा। सुनीता जी, यस। आप बात कीजिए, कैसा लग रहा है आपको? सुनीता लोढ़ा। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे बिल्कुल, पहले तो मोस्ट वेलकम। आनंदमल जी आपको और वैशाली जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इतना अच्छे सेशन के लिए। और जब एक्सपीरियंस करते हैं मेडिटेशन में तो बहुत अच्छा लगता है, वाइब्रेशंस भी फील होते हैं। और थोड़े से मुझे कभी कभी ऐसे, आज तो ऐसे लग रहा था हल्की हल्की नींद के झोंके और झटके से भी आ रहे थे। एंड जब आंखें जैसे मतलब पूरा खत्म करने के बाद लगाई तो वाइट और गोल्डन लाइट, मतलब ऐसे हल्की हल्की लाइंस, कोई फिगर सा बना हुआ था, कुछ पता नहीं चला एग्जैक्ट फिगर क्या है, बट ऐसे आड़ी तिरछी गोल्डन और व्हाइट लाइंस दिख रहे थे। ओम अरहम। वेरी गुड। तो अलग अलग अनुभव सबके आ रहे हैं, अनुभव सबके अलग अलग बता रहे हैं आप लोग। और देखिए, हम जो प्रेक्षया ध्यान के साधक साधिकाएं हैं, और प्रेक्षया ध्यान का जब हम सेशन लेते हैं तो उसमें एक चीज, एक बात आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताई है कि प्राण जो है हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है। शरीर का कोई भी एक ऐसा भाग नहीं है जहाँ प्राण नहीं है। उस प्राण को किस तरह से जागृत किया जाए, किस तरह से उसको एवेकन किया जाए, उसको जगाया जाए, उसको प्रस्फुटित किया जाए, वो प्रयोग हम आज कुछ क्रियाओं के माध्यम से देख रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं। और आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं, जहां जहां हमारा चित्त जाएगा प्राण वहां जाएगा। चित्त जहां प्राण वहां। चित्त को आप अपने किसी एक अंग पे अगर एकाग्र करते हो तो प्राण भी वहां एकाग्र हो जाता है। तो ध्यान करने का किसी जगह, एक जगह पे ध्यान हम किस लिए करते हैं? कि चित्त को वहां पे एकाग्र किया जाए, ताकि हमारी प्राण शक्ति है जो एक जगह पर पुंज बन जाता है वहां पे। तो इसी तरह के जो जहां जहां प्राण घनिष्ठ भाव से रहते हैं उसको हम चक्र कहते हैं। शरीर के अंदर जैसे 7 चक्रों की बात की, हमारे प्रेक्षया ध्यान में 13 चक्र बताए गए। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे चक्र है। कई जगह 108 चक्र बताए गए, बहुत कई सारे जगह और चक्र भी हैं, ज्यादा बताया जाए। राइट। लेकिन मूल जो 7 चक्र है उसके बारे में आज हमने जाना। और इन चक्रों को आप जागृत रखेंगे तो आपकी ऊर्जा हमेशा जागृत रहे। ओम, ओमकार के साथ 3 बार ओमकार करेंगे। ओमकार के साथ समापन करेंगे। कृतज्ञ उसमें हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।
कृतज्ञों में हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञों में हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम।